हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों आज है 2 जून 2023 और 2 जून 2023 का आपका सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में आज एग्जाम नहीं हुआ है, तो आइए दोनों शिफ्टों में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, एमपी जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं। यह वीडियो अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों को बहुत विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं और एक एक प्रश्नों को समझाएंगे आपको, और आने वाले दिनों में कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत कर लेते हैं, और जिनका एग्जाम हुआ है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो अपना एनालिसिस भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे, फिर थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाएगा, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह सिर्फ 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रकार यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाएगा। दोस्तों, अब आपसे सेकंड शिफ्ट में फिर कभी भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, क्योंकि एमपी जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है राला मंडल अभ्यारण्य। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, सभी को ध्यान में रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत में कुल कितनी राजनीतिक दल है। तो ध्यान रखिए, जब ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो 2023 के डेटा के अनुसार 6 होगा, उसके बाद आप 8 को करेंगे। ठीक है, आपके ऑप्शन में यदि 6 दिया है तो आप सबसे पहले 6 राजनीतिक दलों को सही करेंगे। जब 6 नहीं मिलेगा आपको, तब आपको 8 सही करना है। तीसरा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चार्टर पार्टी किससे संबंधित है। तो इसका आंसर जानने से पहले आप चार्टर पार्टी समझिए क्या है। चार्टर पार्टी अनुबंध जिसके द्वारा एक जहाज का मालिक इसे दूसरे के माल के परिवहन में उपयोग कर देता है, यही चार्टर पार्टी कहलाता है। और चार्टर पार्टी का संबंध निर्यात व्यापार से होता है, क्योंकि इसमें एक जहाज का मालिक दूसरे माल के परिवहन में उपयोग करता है, तो इसका मतलब व्यापार हो रहा है, तो निर्यात व्यापार से संबंधित था, और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आपके ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर बताना था, जिसमें नर्मदा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम की ओर ताप्ती भी नदी बहती है, आपके ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर नर्मदा नदी राइट आंसर होगा, और भी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ब्रिटिश काल में नील की खेती सर्वाधिक कहाँ होती थी। तो इसका राइट आंसर था आपका बंगाल में। ठीक है, ब्रिटिश काल में नील की खेती सबसे अधिक बंगाल में होती थी, और नील की खेती सन 1777 में बंगाल से शुरू हुई थी। इसको जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न पूछे थे आपसे कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर था आपका अमेरिका से। मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका से लिया गया है। और अगले शिफ्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो आपको तब ध्यान रखेंगे रूस के संविधान से। ठीक है, मौलिक अधिकार यूएसए अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य हमारा रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछे थे कि भारत संविधान को शक्ति कहां से मिलती है। तो ध्यान रखना, संविधान की शक्ति जनता से मिलती है। आपके ऑप्शन में भारत की जनता दिया था, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछेंगे कि भारतीय संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, तब भी राइट आंसर होगा भारत की जनता से ही मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछे थे कि पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए आवरण को क्या कहते हैं। तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कक्षा 6 से पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इसको हम लोग बहुत अपने बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए सभी का यह प्रश्न राइट होना चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछे थे कि सांची के स्तूप में कितने द्वार हैं। तो सबको पता होना चाहिए, सांची के स्तूप में कुल 4 द्वार हैं। ठीक है, और 4 आपके ऑप्शन में भी था, और यही वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछे थे कि पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, या फिर पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है। तो दोनों प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मोल। पदार्थ की मात्रा को मोल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र सबको पता होना चाहिए, FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र FeSO4 होता है। और नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आपको धावन सोडा, खाने वाला सोडा और कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र याद करके जाना है, क्योंकि आपसे कभी भी एग्जाम में
पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएँ आपको याद करने के लिए उन्हें एक बार ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वही आपको बताई जाएंगी, ना कि आपका टाइम बर्बाद करने के लिए कोई भी बात यहाँ पर की जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, तो सभी को पता रहना चाहिए मानव शरीर के ऊपरी हिस्से को धड़ कहते हैं। जब आपके ऑप्शन में धड़ नहीं रहेगा तो ट्रंक जरूर दिया रहेगा। धड़ को ट्रंक भी कहा जाता है, या तो धड़ सही कीजिए या ट्रंक। कभी कभी धड़ या ट्रंक दोनों दिया रहता है तो दोनों आपका राइट आंसर होगा। जब दोनों दिया रहेगा तो एक साथ दोनों लिखा रहेगा, जिस प्रकार यहाँ से लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछे थे कि हृदय के बाहरी कक्ष को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना हृदय के बाहरी कक्ष को पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के 20 प्रश्न थे। अब 20 प्रश्न आपसे हिंदी से पूछे जा रहे थे, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड शेड्यूल में विस्तार से समझते हैं, हिंदी के प्रश्नों को भी आपको वहां पर समझाएंगे। ठीक है, देखिए छंद से प्रश्न पूछे गए हैं, रस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अलंकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, व्यंजन से पूछ रहे हैं, मुहावरे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची से प्रश्न पूछ रहे हैं, लोकोक्ति से पूछ रहे हैं, श्रुति, सम, भिन्नार्थक शब्द पूछ रहे हैं, कृतवाचक, शुद्ध, अशुद्ध और वर्तनी शुद्ध करने के लिए पूछा जा रहा है। दोस्तों आपके हिंदी में इन टॉपिकों से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आप 20 में 20 नंबर अपना राइट करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक लगा दी है। हिंदी स्पेशल पार्ट 1, हिंदी स्पेशल पार्ट 2 करके 2 वीडियो लगाई है। दोनों वीडियो लगभग 1.5 घंटे की होगी, लेकिन हमारा आपसे वादा है कि उस वीडियो को देखने के बाद आप रस पहचानना, अलंकार पहचानना, संधि पहचानना, मुहावरे को, पर्यायवाची, श्रुति, सम, भिन्नार्थक शब्दों को, तद्भव, तत्सम जो 3 से 4 नंबर से आपसे पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीजों को आप इतनी आसानी से समझ जाएंगे। सरल से सरल शब्दों में हमने समझाने का प्रयास किया है, ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे आप कम समय में अधिक से अधिक चीजों को समझ सकें। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग उस दोनों वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना। हमारा वादा है कि आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर सभी टॉपिक अटैच किए गए हैं और दोनों वीडियो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाली है। आपका कोई भी एग्जाम होगा जहां पर हिंदी विषय पूछा जा रहा है तो आप वहां पर निश्चिंत रूप से उन दोनों वीडियो को देख के जाना, आपको बहुत लाभदायक होने वाला है आपके लिए वो वीडियो। ठीक है, चलिए हम लोग अब सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और वहां पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछे गए थे, बहुत अच्छे, आज दोनों शिफ्ट में बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए आपसे। सेकंड शिफ्ट में एमपी जीके से प्रश्नों का जो है वेट बढ़ाया गया है। एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि मध्य प्रदेश का पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंदसौर जिले में। ठीक है, यह एमपी जीके का प्रश्न हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर है यह मंदसौर जिले में स्थित है और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित होगा। आप जब भी किसी मंदिर के बारे में पढ़ते हैं कि कहां पर स्थित है, तो वह मंदिर किस भगवान को समर्पित है, इस प्रश्न को आप एक बार जरूर देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया थर्ड शिफ्ट में कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना 21 जून सन 2015 में हुई थी। यहाँ पर आपसे सन पूछा गया है क्योंकि स्थापना पूछी गई है दिवस की। जब आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तब ध्यान रखना 21 जून को, लेकिन यहाँ पर स्थापना पूछी गई थी तो सन 2015 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था जो कि आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा, 17 किलोग्राम पुरुष की फ्रीस्टाइल वेट लिफ्टिंग एशिया चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो सभी को पता होना चाहिए रवि दहिया का नाम आएगा। यहाँ पर रवि दहिया आपका ऑप्शन में भी था और इन्होंने जो है 2023 57 किलोग्राम पुरुष की फ्रीस्टाइल वेट लिफ्टिंग एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए थे, दोनों प्रश्न का एक ही आंसर था, दोनों प्रश्नों को अलग अलग भैया द्वारा प्राप्त हुआ था। एक भैया ने बताया कि प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश का आइसलैंड किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर था हनुवंतिया द्वीप को। और दूसरे भैया ने बताया कि निम्न में से कौन सा द्वीप मध्य प्रदेश में स्थित था, तो उसका भी राइट आंसर था आपका हनुवंतिया द्वीप। इस प्रकार दोनों प्रश्नों का एक ही राइट आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों का एक ही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का आइसलैंड हनुवंतिया द्वीप को कहते हैं और निम्न में से कौन सा द्वीप मध्य प्रदेश में स्थित है, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से हनुवंतिया द्वीप ही सही हो जाएगा। और जो हनुवंतिया द्वीप है यह इंदिरा सागर बांध के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न आपसे आज पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि जो रडार होता है इसमें अंतिम आर का क्या अर्थ होगा या फिर आर का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना रडार में अंतिम आर वाले इस वाले का रैंगिंग शब्द का अर्थ हो जाएगा या फिर इसका फुल फॉर्म रैंगिंग हो जाएगा। ठीक है, रडार क्या है इसको एक बार जरूर समझना। वस्तुओं का पता लगाने वाली एक ऐसी प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है, इसी को हम रडार कहते हैं। और रडार में आर जो लास्ट में अक्षर है इसका इस शब्द का अर्थ हो जाएगा रैंगिंग या फिर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रैंगिंग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखना यह रिपीटेड प्रश्न है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को हुआ था। और देखिए मध्य प्रदेश में इनका जन्म महू जिलों में हुआ था
और यह 14 अप्रैल सन 1991 को महू जिले में इनका जन्म स्थान हुआ था, या फिर ये भीमराव अम्बेडकर जी वहां पर जन्मे थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी भैया ने बताया कि एक भैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना पूछी गई, दूसरे भैया ने कहा था भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की पूछी गई थी। तो हमने दोनों को डिस्कस कर दिया है, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाए या फिर जो भी पूछा गया था उसका राइट आंसर आप देख लेंगे। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को हुई थी, जबकि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल सन 1980 की हुई थी। कांग्रेस 1885 और उसके 5 साल पहले ही हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। तो जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका राइट आंसर आप देख लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न मूव करने से पहले आप लोग दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग समझेंगे कि हमको जो प्रश्न प्राप्त होते हैं ये आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ भैया बहने जो प्रश्नों को भरते हैं, कभी कभी क्या होता है वो प्रश्नों को याद करके आते हैं लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं, जिसके कारण वो प्रश्नों को सही नहीं बता पाते हैं। फिर भी हम उस प्रश्न को समझकर सही प्रश्न आपको बताने का तथा उसका राइट आंसर बताने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा भी डाउट ना होने पाए। यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है, आपको उसका सही प्रश्न पता हो, तो प्लीज आप सब कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को जरूर बताना, जिससे कि उसका राइट आंसर आपको बताया जा सके। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपके प्रत्येक शिफ्ट में अनुच्छेद से एक प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 226 का संबंध किससे है, ये प्रश्न पूछा गया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट जारी करना, या फिर इसी चीजों को दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार 226 के तहत दिया जाता है। ठीक है, अब दोनों चीजें सेम है, बस लिखा अलग अलग शब्दों में क्या है, दोनों चीजें सेम है। हमने दोनों चीजों को इसलिए लिख दिया है, कभी कभी किसी भी टाइप से पूछा जाए कि आपके मन में डाउट न रह जाए, बस। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 226 क्या है, इसको भी समझाते हैं। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की क्षमता यानी आदेश देता है। कौन? अनुच्छेद 226। चलिए, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और दी है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद करके लगाई है। वह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने एक अनुच्छेद से लेकर 21 का, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 46 का, यानी जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सभी चीजों को एकदम सरल से सरल और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है। हमने ट्रिक का कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि ट्रिक की चीजें आप याद तो रखते हैं लेकिन आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो वहां पर आप जरूर भूल जाएंगे प्रश्नों को देखने के बाद। इसलिए हम सरल से सरल शब्दों में, कम से कम शब्दों में आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, आपके सभी एग्जामों के लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाली है, क्योंकि चीजों को इतना आसानी से, इतने सरल शब्दों में हम समझाने का प्रयास करते हैं कि आप एक बार सुने तो आपको जरूर याद हो जाए। इसलिए सभी लोग अनुच्छेद की उस वीडियो को जरूर देख के जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अब देखिए, अगला आपसे जियोग्राफी का प्रश्न पूछा गया था कि केरल की जलवायु कैसी है। तो ध्यान रखना, केरल की जलवायु समुद्री और उष्णकटिबंधीय हो जाएगी। कभी कभी आपको सिर्फ उष्णकटिबंधीय दिया रहेगा, तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, दोस्तों जो भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उन सभी चीजों पर हम बात करेंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगला प्रश्न पूछे थे कि भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, भारत के इतिहास के जनक मेगास्थनीज को माना जाता है। यहाँ पर आप लोगों को समझने की बात है, नहीं तो आप लोग 100% अपना प्रश्न गलत करके आएंगे, क्योंकि कुछ भैया बहने जिन्होंने बताया था कि थर्ड शिफ्ट में अपना प्रश्न वो गलत करके आए हैं। जब आपसे पूछा जाए कि भारत के इतिहास के जनक कौन है, यानी भारतीय इतिहास का जनक पूछा जाए तो मेगास्थनीज को करना, लेकिन जब इतिहास का जनक पूछा जाए तो हेरोडोटस को कर देना। ठीक है, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, जबकि भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज होंगे। और इतिहास का पिता पूछा जाए तब भी हेरोडोटस को ही कर देना। प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय इतिहास कहा जाए तो मेगास्थनीज, केवल इतिहास कहा जाए तो हेरोडोटस का सही कर देना। कभी कभी आपसे वर्तमान इतिहास पूछा जाए तो उसका आंसर दूसरा होगा, हम उसे फिर आपको दूसरे शिफ्ट में जरूर बता देंगे। यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आपको डाउट ना होने पाए। ठीक है, इसलिए दोनों चीजें अलग हैं, अलग से समझने का प्रयास करना। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर द भारतीय इतिहास के जगह मेगास्थनीज वाला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक भैया ने बताया कि विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोगों को पूछा गया था, और एक भैया ने बताया कि विटामिन C का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो हमने दोनों प्रश्नों का जो है यहाँ पर विस्तार से लिख दिया। ठीक है, जिससे कि आपको परेशानी न हो। देखिए, विटामिन B12 की कमी से होगा रोग एनीमिया रोग होता है, और उसका रासायनिक नाम है कोबालामिन, और विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिकम। ठीक है, हमने आप प्रत्येक शिफ्ट में कहते हैं, फिर से कर रहे हैं कि विटामिनों की कमी से होने वाले रोग तथा विटामिनों के रासायनिक नाम जरूर पढ़ के जाइए। प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो भी विटामिन है, 7-8 विटामिन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके रासायनिक नामों को पढ़ लेते हैं, और जिन्होंने पढ़ लिया है वो एक बार रिपीट करके तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए
विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है एग्रोकैल्सिफेरॉल और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल्स और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत छोटी सी मिस्टेक हो गई, छोटी का इसको बड़ी मिस्टेक कहेंगे। विटामिन बी का नाम शायद यहाँ पर गलत लिखा हुआ है क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी मैच कर रहा है। इसको आप लोग देख लेंगे, ये विटामिन बी वाला गलत होगा। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम कमेंट में पिन कर देंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, बी का हम पिन कर दे रहे हैं कमेंट, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं हम। अगला प्रश्न आपसे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शरीर में मौजूद यूरिन किसके माध्यम से बाहर निकलता है। तो ध्यान रखना, जो शरीर में मौजूद यूरिन होता है यह मूत्र मार्ग से निकलता है। ठीक है, लेकिन इसी टाइप का दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि मूत्र निर्माण होने के बाद कहां से गुजरता है, तब इसका राइट आंसर होगा यूरेटर। ध्यान रखना, दोनों प्रश्न अलग है, देखने में एक जैसा हो सकता है लेकिन दोनों प्रश्न अलग हैं और दोनों को आंसर अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक का आंसर है मूत्र मार्ग और दूसरे का आंसर हो जाएगा यूरेटर। प्रश्नों को समझने की कोशिश करना, दोनों प्रश्न अलग हैं, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछे थे कि सीवेज लाइन से निकलने वाला कार्बनिक अपशिष्ट कौन सा है। जो गड्ढों में होल होता है उनसे निकलने वाला अकार्बनिक अपशिष्ट पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन राइट आंसर था नाइट्रेट्स होता है। ठीक है, सीवेज लाइन से निकलने वाला कार्बनिक पदार्थ नाइट्रेट्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ध्यान रखना, साबुनीकरण कहलाती है। साबुनीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। यह तब होती है जब एक वनस्पति तेल या पशु वसा को मजबूत क्षार के साथ मिलाया जाता है। दोस्तों, हमने साइंस के एक वीडियो की लिंक लगाई है, ठीक है, जिसमें हमने 150 प्रश्नों के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ पर डिस्कस कर दिया है। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, वीडियो को थोड़ा तेजी करके गुड़े 2 स्पीड करके देख लेना, जिससे आप कम समय में जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीख सकें, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उस वीडियो को हमने लिंक लगा दी है। वो वीडियो पे पटवारी के लिए बनाई गई थी और आपके इस एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगी, इसलिए वीडियो को एक बार देख लेना। अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखिए सॉल्व करते हैं। हिंदी में अभी हम आपको इंग्लिश के भी पॉइंटों को बताएंगे जो थर्ड शिफ्ट में आपसे इंग्लिश में पूछे गए। ठीक है, देखिए हिंदी में एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो ऑप्शन में रामचरितमानस दिया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया। दूसरा प्रश्न पूछे थे हिंदी में, जब मैं भोपाल गया तो तेज बारिश हो रही थी, में कौन सा काल है। नेक्स्ट आपसे मुहावरे पूछे गए थे, तो लोकोक्ति पूछी गई थी, अलंकार के 2 प्रश्न थे, विलोम शब्द पूछे गए थे, वाक्यों का क्रम संयोजन था, वर्तनी पूछी गई थी। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्त से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखना। आपसे वर्तनी पूछी गई, अधिकरण कारक पूछे गए, वाक्यों का क्रम संयोजन पूछ रहे हैं, तद्भव तत्सम के 4 प्रश्न आज से पूछे गए हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को पूछा गया है। ध्यान रखना, हमने हिंदी की जो वीडियो लगाई है वहाँ पर हमने चीज़ों को ट्रिक से समझाया। आपके पास बहुत कम समय में है, इसलिए आप उस दोनों वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि हिंदी में यहाँ पर जितने पॉइंट से प्रश्न आ रहे हैं आप देख लीजिए। हम इन सभी पॉइंटों को उस दोनों वीडियो में समझाएं। अब जैसे यहाँ पर आपसे तद्भव तत्सम पूछा गया है, हमने तद्भव तत्सम को आपको मात्र 6 शब्दों में सिखाया। 6 शब्द, कौन कौन से शब्द नहीं है, वर्ण है। छतरी वाला छ हो गया, ऋषि हो गया, छोटा वाला स वाला सरोता, श शीटी वाला श, एक छ से छाता, एक ज से जहाज। इन 6 शब्दों को याद करके, 6 वर्डों को याद करके आप अपना तद्भव तत्सम बना सकते हैं। तद्भव से तत्सम, तत्सम से तद्भव, और कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा तत्सम, इनको पहचानने की उसी 6 शब्दों से हमने एकदम ट्रिक से आपको चीज़ों को सिखाया है। इसी के साथ हम बहुत चीज़ों को सिखाएं। आप लोग उस दोनों वीडियो को देखना, और दोनों वीडियो को देख लेंगे तो आपको कहीं से हिंदी को कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कहीं से परेशान होना पड़ेगा। इसलिए हमने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जरूर देख लेना। वह वीडियो एमपी पटवारी के लिए बनाई गई थी, वही वीडियो आपकी इस एग्जाम के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी, एक बार जरूर देखना। अब इंग्लिश में देखिए आपसे क्या पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में आपसे थर्ड शिफ्ट में एक्टिव पैसिव से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 4 से 5 प्रश्न थे, एंटोनिम के 4 प्रश्न थे, और पीक्यूआरएस से 4 या 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार से इंग्लिश से जो भी प्रश्न हमको मिल सके थे या फिर जो भी टॉपिक हमको बताए गए हमने डिस्कस कर दिया है। इन 4 टॉपिक हमको मिले थे, चारों से लगभग आपसे जो है 4, 4, 8, 12, 16, 17 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। पीक्यूआरएस से आप 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन सभी टॉपिकों को जरूर देखना। और इंग्लिश की एक वीडियो हम लाने वाले हैं जिसमें हम अभी तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उन सभी शिफ्टों की जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन है सभी को एक वीडियो के माध्यम से लाएंगे, और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इसकी भी
PDF टेलीग्राम चैनल पर अभी तुरंत अपलोड कर दी जाएगी, 1 घंटे के अंदर काम चल रहा है, ठीक है। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आपको सभी चीज़ों को अपडेट मिलती रहेगी। और आने वाले समय में जो भी तैयारियां कराई जाएंगी, जो भी PDF प्रोवाइड की जाती है, सभी PDF इस चैनल पर फ्री में दी जाती हैं। कुछ ऐसे चैनल देखे जा रहे हैं जो आपके इन प्रश्नों को, जो शिफ्ट में प्रश्न होते हैं, इनको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। सभी शिफ्टों के 20 से 25 शिफ्टों के प्रश्नों को ऐड कर लिए हैं और उनसे आपको जो है बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत होता है। समय का फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन इस चैनल पर आपको फ्री में चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहीं पर PDF प्रोवाइड की जाती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती ही। आज मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग, एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।